हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस जीएस कैप्सूल के इस अंक में आइए कुछ और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करते हैं। फर्स्ट है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। भारत की जो शासन व्यवस्था है वो संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था में जो मंत्रिपरिषद है यानी कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। अगर आपसे स्टेटमेंट इस तरह से पूछा जाए कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है तो भी चलेगा। और संसद में भी कौन? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, यानी मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है संसदीय शासन व्यवस्था में। यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच में समन्वय और सहभागिता पर बल दिया जाता है ताकि दोनों मिलकर के, कार्यपालिका और विधायिका दोनों मिलकर के अपने कार्यों को और ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से करें ताकि विकास को और गति मिले। विकासशील देशों के लिए ये व्यवस्था ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। भारत के संदर्भ में भी यही है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। कोई मंत्री है तो वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है। कोई भी मंत्री है वो व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। सामूहिक रूप से उसकी जिम्मेदारी लोकसभा के प्रति है। व्यक्तिगत रूप से अगर जिम्मेदारी की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के प्रति है। प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका कदापि यह मतलब नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे वो प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। जब तक लोकसभा में बहुमत है, प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहेगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों को इनके पद से हटा सकता है। अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को किसी भी मंत्री को हटाने की सलाह देता है तो राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। पद से न हटने के संदर्भ में अगर मंत्री पद से नहीं हट रहा है तो वैसे में राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है। वर्तमान या पदस्थ प्रधानमंत्री की अगर वो त्यागपत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए तो जो उसकी मंत्रिपरिषद है वो स्वतः ही विघटित हो जाती है। इंदिरा गांधी की जब हत्या की गई तो उनकी मंत्रिपरिषद विघटित हो गई और फिर से राजीव गांधी को बहुमत दल का नेता चुना गया। उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया और उनकी एक नई मंत्रिपरिषद अस्तित्व में आई। विधानमंडल के सदस्य राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाने में भाग नहीं लेते हैं, जबकि संसद के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में 3 तरह के लोग भाग लेते हैं, एकदम क्लियर रखिएगा कॉन्सेप्ट। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्य की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर और दिल्ली और पुडुचेरी 2 जगह पे विधानसभा है केंद्र शासित प्रदेशों में, तो वहाँ के भी निर्वाचित सदस्य। यही 3 जगह के सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ये निर्वाचक मंडल है राष्ट्रपति का। कौन कौन से? लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, सारे राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर। इस कौन कौन भाग नहीं लेता ये भी क्लियर कर लीजिए। तो संसद में जो मनोनीत सदस्य हैं दोनों सदनों में वो भाग नहीं लेंगे। राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग नहीं लेंगे। दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। और इसके साथ ही किसी सभा के विघटन की स्थिति में उस सभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। नेक्स्ट है, महाभियोग प्रक्रिया के दौरान भारत की संसद एक न्यायिक संस्था के रूप में कार्य करती है। जब राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जाता है, एक ही आधार है हटाने का राष्ट्रपति को, संविधान का अतिक्रमण, और उसी आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। उस समय संसद एक न्यायिक संस्था के रूप में काम करती है। अगर राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना है तो वो उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र देना है तो वो राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण वायलेशन किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। केवल और केवल एक ही आधार संविधान में दिया गया है 61 में कि राष्ट्रपति के ऊपर अगर महाभियोग चलाना है तो उसका एक ही आधार है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अगर अतिक्रमण किया गया है तो ही चलाया जा सकता है। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।